नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 2 अप्रैल। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत कर दिया है, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो आंसर है हरियाणा। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के रेलवे नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। हरियाणा का ब्रॉड गेज नेटवर्क जो 1701 किलोमीटर है, अब पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो चुका है। तो जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है, आगे देखते हैं कि ब्रॉड गेज क्या होता है। ब्रॉड गेज नेटवर्क है, ये लगभग 1701 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ये पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो अगर जो गेज होता है, देखिए ये जो पटरियां हैं, 2 पटरियां, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही रेलवे गेज कहते हैं। अब ये जो गेज होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। एक और होता है स्टैंडर्ड गेज, वो अधिकतर यूज़ होता है मेट्रो रेल लाइंस में। तो अभी फ़िलहाल 3 टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो बात की जाए ब्रॉड गेज की, तो ये लगभग 1.5 मीटर होता है। इन दोनों के मतलब पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर। मीटर गेज नाम से ही समझ में आ रहा है, मीटर मतलब 1 मीटर होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। नैरो गेज मतलब और पतला होगा ये, तो ये होता है 0.7 मीटर। 0.6 से लेकर 0.7 मीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट भी है। नैरो गेज जो होता है वो 610 मिलीमीटर मतलब 0.6 मीटर से लेकर के 0.7 मीटर तक होता है। बात की जाए मीटर गेज की, तो ये 1 मीटर होता है, 1 मीटर। और स्टैंडर्ड गेज ये लगभग 1.4 मीटर के आसपास होता है। और ब्रॉड गेज जो हरियाणा की हम लोग बात कर रहे थे, वो 1.6 मीटर के आसपास होता है। तो ये चीज़ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल मैच में, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं। ऑप्शंस हैं शाकिब अल हसन, टिम साउदी, मुरलीधरन, लसिथ मलिंगा। तो आंसर है शाकिब अल हसन। ये हैं शाकिब अल हसन, बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। शाकिब अल हसन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्यों लगा मुझे, क्योंकि शाकिब अल हसन ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं। यदि हम लोग सोचें कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले किसी बॉलर का ही नाम आएगा, लेकिन शाकिब अल हसन ऑलराउंडर हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें। तो ये ऑलराउंडर हैं, इसलिए हम लोग को ये याद रखना है। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और कप्तान भी हैं। इन्होंने टिम साउदी को विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया। इनसे पहले टिम साउदी सर्वाधिक विकेट लिया था टिम साउदी ने। अब शाकिब अल हसन का नाम सबसे ऊपर आ गया है। शाकिब अल हसन ने अब तक 115 मैच में 136 विकेट हासिल किए हैं। 136 विकेट हासिल किए हैं। और वहीं बात की जाए टिम साउदी की, तो इन्होंने 134 विकेट लिए थे। और अब शाकिब अल हसन ने 136 विकेट हासिल किए हैं। तो ये लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। अगला प्रश्न क्या है, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शंस हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर या ओमान। सभी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये हैं उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान बने हैं। वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति कौन हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो देखिए यूएई के राष्ट्रपति कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। दोनों के नाम में डिफरेंस कितना है अगर ध्यान देंगे, तो ये शेख मोहम्मद हैं और ये शेख मंसूर हैं। बस नाम में इतना ही डिफरेंस है, बाकी बिन जायद अल नहयान ये पूरा सेम है। तो शेख मोहम्मद ये राष्ट्रपति होंगे और शेख मंसूर ये उपराष्ट्रपति। ठीक है, दोनों भाई हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ये जो व्यक्ति हैं, ये यूएई के उपराष्ट्रपति ऑलरेडी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। और ये इस भूमिका पर बने ही रहेंगे, इस पद पर ये बने रहेंगे। इनके रहते रहते ही शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो यूएई के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति अपने भाई को भी नियुक्त कर दिया है। तो
राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और उपराष्ट्रपति कौन थे पहले, जो अभी भी बने रहेंगे? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और अब जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने किसे उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है? अपने भाई को, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, गुजरात सरकार। तो आंसर है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मुक्त दवा पहल के माध्यम से रेबीज़ वैक्सीन और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन का प्रावधान करना, पशुओं के काटने का उचित प्रबंधन, रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण, निगरानी और अंतः क्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण, जानवरों के काटने और रेबीज़ से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की निगरानी को मजबूत करना, रेबीज़ की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना। बात की जाए रेबीज़ की, तो यह एक वायरल बीमारी है। यह वायरस रेबीज़ से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। सबसे पहले हम लोग के दिमाग में कुत्ता ही आता है, डॉगी ही आता है, लेकिन चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, किसी की भी मतलब जानवर के में सलाइवा में ये वायरस उपस्थित होता है, लार में। यह एक आरएनए वायरस है और आंकड़ों के मुताबिक इंसानों में करीब 99% मामले कुत्ते के काटने से होते हैं। तो मैक्सिमम जो है मामले वो कुत्ते के काटने से ही होते हैं। तो रेबीज़ के बारे में ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अगला प्रश्न क्या है? केरल सरकार द्वारा कौन से नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है केरल ज्योति, केरल प्रभा, केरल श्री या उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। जैसे पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उन्हीं के आधार पर केरल ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने स्टार्ट किए हैं। तो ये भी इन्होंने 3 तरीके से बांटे हैं। सबसे ऊपर है केरल ज्योति, फिर केरल प्रभा, फिर केरल श्री। आगे देखते हैं। केरल के द्वारा अब केरल ज्योति, केरल प्रभा, केरल श्री नामक नागरिक सम्मान दिए जाएंगे। और हाल ही में केरल का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति, ये किसे प्रदान किया गया? एम.टी. वासुदेवन नायर को दिया गया। और यह सम्मान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा दिया गया। असम का सर्वोच्च सम्मान देखिए, जैसे ये केरल का सर्वोच्च सम्मान, पहला नागरिक सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति, ये दिया गया एम.टी. वासुदेवन नायर को, वैसे ही कुछ समय पहले असम का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, असम वैभव के नाम से। ये पहली बार नहीं दिया गया, असम का तो मतलब हो चुका है पहले भी। असम वैभव ये किसे दिया गया था कुछ दिन पहले? डॉक्टर तपन सैकिया को, डॉक्टर तपन सैकिया। तो असम वैभव भी हम लोग को याद रखना है, डॉक्टर तपन सैकिया। और केरल ज्योति भी हम लोग को याद रखना है, एम.टी. वासुदेवन नायर। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं डैरिल पीपल्स, अजय सिंह, तैयब इकराम, मोहम्मद हसन। तो आंसर है अजय सिंह, ये हैं अजय सिंह। हाल ही में अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अजय सिंह वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अजय सिंह जो वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और जहाँ भी भारतीय व्यक्ति का या भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम आता है वो हम लोग को याद रखना है। तो ये भारतीय व्यक्ति हैं। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसके अध्यक्ष कौन है? डैरिल पीपल्स। उपाध्यक्ष हो गए अजय सिंह, अध्यक्ष है डैरिल पीपल्स। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसका मुख्यालय है USA अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड है आधारित पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का आविष्कार किस संस्थान ने किया? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT गांधीनगर। तो आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास ने किया। हाल ही में IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक डिवाइस तैयार किया है। यह डिवाइस पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है और दूध में यह मिलावट यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन किसी की भी हो सकती है। यूरिया जो हम लोग जानते हैं खाद्य के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं उसको खेत में, यूरिया हो गया या डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया,
तो ये सब हानिकारक पदार्थ हैं स्वास्थ्य के लिए। अगर ये सब दूध में मिला हुआ है तो इस चीज़ की जानकारी ये डिवाइस हम लोग को दे देगा, और इस डिवाइस का नाम क्या है? मिल्किट। जैसे किट होता है तो मिल्किट नाम है इसका, जो 30 सेकंड के अंदर अंदर रिजल्ट दे देगा। तो देखिए ये है मिल्किट, ठीक है, जिसे IIT मद्रास ने तैयार किया है। अब इसमें जब दूध की कुछ बूंदें डाली जाएंगी तो अब जैसे यहाँ पे ये नमक लिखा हुआ है, सॉल्ट, यहाँ पे सोप है, साबुन, यहाँ पे डिटर्जेंट है, यहाँ पे स्टार्च है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 जिसे खाने का सोडा कहते हैं, यहाँ पे यूरिया है। तो जब दूध की 1-2 बूंदें पेपर पे डाली जाएंगी और इनमें से किसी भी एक स्पॉट का लाइट ब्लिंक होगा, इनमें से किसी भी एक स्पॉट का लाइट ब्लिंक हो जाएगा, मतलब वही चीज़ उसमें मिली हुई है। जैसे अगर यूरिया की बत्ती जलती है, अगर यहाँ पे लाइट ऑन होता है मतलब यूरिया दूध में मिला हुआ है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, इससे पता चल जाएगा। इसे किसने डेवलप किया है? तो IIT मद्रास ने डेवलप किया है। ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। अब लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नासा ने किसे मून टू मार्स मिशन कार्यक्रम के लिए पहला अध्यक्ष चुना? तो आंसर है अमित क्षत्रिय। IPL 2023 के बारे में क्या सही है? यह IPL का 16वां सीज़न है। उद्घाटन मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। तो आंसर है उपरोक्त दोनों। भारत की पहली क्लोन गिर मादा बछड़ा जिसे हाल ही में बनाया गया, उसका नाम क्या है? गंगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री योजना लॉन्च की है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित देश घोषित किया है? आंसर है तजाकिस्तान और अज़रबैजान। तजाकिस्तान और अज़रबैजान दोनों। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 144। हाल ही में SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? आंसर है भारत। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ GI टैग प्रदान किया गया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यूरोपीय संघ भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। तो ये है हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 30 मार्च। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।